गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। आज हम बात करेंगे BSOC 102 के खंड 2 की, जो कि है सामाजिक संरचना और प्रथाएं। जैसा कि हमने पहले जो हमारी क्लास थी खंड 1 पर थी, जिसमें हमने भारत की एकता और विविधता के बारे में बात की थी। उसके अंदर जो भारतीय जो सामाजिक संरचना थी उसके भी कुछ पहलू थे जो आज हम दोबारा यहाँ पर रिपीट कर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इकाई 3 पर रहेगा, जिसका नाम है जनजाति। तो आप जानते हैं कि जनजाति को ट्राइब्स कहते हैं। तो जो हमारा आज का मेन लक्ष्य रहेगा वो पहले की तरह वही रहेगा कि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है उनको सरल भाषा में समझना है। हम यहाँ पर एक रीडिंग करेंगे और वो समझ के साथ रीडिंग करेंगे ताकि हमारी समझ विकसित हो और हम ज़्यादा दिन तक डाटा को अपने माइंड में रिटेन करके रख सकें, ताकि हमें जो एग्ज़ाम में मार्क्स हैं वो अच्छे मिले। हमें यहाँ पर शब्दों को समझना है। जैसे अगर हम जब जनजाति शब्द को समझ गए तो हम इस पर बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। आइए हम सरल भाषा में शुरू करते हैं। तो इस जनजाति की जो इकाई 3 है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसकी रूपरेखा क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम इसका उद्देश्य क्लियर करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इसे पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, फिर इसकी प्रस्तावना क्या है, फिर जनजाति को समझना है, फिर उसके बाद मध्य भारत में आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को समझना है, फिर उसके बाद जनजाति और वन को समझना है। इसके बाद सारांश, संदर्भ एंड बोध प्रश्नों के उत्तर जो इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, तो भारत में जनजातियों की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भारत है उसमें जो विशिष्ट जनजाति है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर ही नहीं सभी जगह पर सभी देशों में जनजातियाँ पाई जाती थी। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर चर्चा करेंगे। फिर आदिवासियों के बीच कृषि नीतियों, भूमि कानूनों, भूमि अलगाव की व्याख्या करेंगे। फिर उसके बाद हम विनिमय और प्रतिरोध पर चर्चा करेंगे। फिर जो भूमि के मुद्दे हैं और उस पर जो नए तरह के संघर्ष है उनका वर्णन करेंगे। इसके बाद जो हमारा रहेगा प्रस्तावना में हम, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने पिछली जो हमारी इकाई थी एकता और विविधता, उसके अंदर हमने जातिगत विविधता के बारे में पढ़ा था। तो विविधता शब्द का आप जो अर्थ है अच्छी तरह से समझ गए थे। जो सामूहिक विविधता की बात करता है, यानी कि सामूहिक असमानता की बात करता है। तो यहाँ पर जो वहाँ पर जो आपने पढ़ा था जातिगत विविधता, तो यहाँ पर जाति जो है उसके बारे में आप समझ अच्छे से विकसित कर पाओगे। तो वहाँ पर मैंने जाति के बारे में आपको बता दिया था कि जाति क्या है। वो एक सामूहिक पहचान थी। भारत में आपको पता है कि 3000 से ज़्यादा जातियाँ पाई जाती है। इसके बाद जो यहाँ पर इकाई नंबर 3 है, उसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा, जनजाति के बारे में। जैसे कि विशेष रूप से जो ट्राइब्स या भारत में जनजाति का वर्णन किया है। इकाई 3 में किसका वर्णन किया हमने, ट्राइब्स का वर्णन किया है, जनजाति का वर्णन किया है। भारत में जनजातियों का अध्ययन लेखन कई विद्वानों द्वारा किया गया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोई भी एक शोध करते हैं तो उसमें एक विद्वान शोध नहीं करता है, उसमें एक विद्वान अपने विचार देता है, फिर उस पर अलग अलग विद्वान जो रहते हैं और उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर या पर्टिकुलर कोई भी मुद्दा होता है उस पर जब शोध करता है, अध्ययन करता है, तो वो सभी विद्वानों के विचारों की तुलना करता है, फिर उन सभी विचारों को आपस में जोड़ के देखता है, फिर उसमें क्या कमियां हैं, क्या सकारात्मक विचार है, क्या नकारात्मक भूमिकाएं हैं, वो सब उस पर अपने विचार व्यक्त करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो जनजातियां है, वो उन जनजाति क्यों बोला गया है उनको, तो ये ट्राइब्स है, इनकी जो संस्कृति है वो विशेष होती है, इनकी भाषा विशेष होती है। और अगर मैं कहूँ तो जो जनजाति है वो अपने आप को एक ही पूर्वज के वंशज होने का दावा करती है। जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे कोई एक जंगल है या कोई एक जगह है जहाँ पर एक ट्राइब्स रहती है, तो उनका ऐसा मानना है कि उनके जितने भी वहाँ पर समुदाय हैं, वहाँ पर समूह हैं, वो सभी एक पूर्वज के वंश से, यानी कि एक कोई ए है, उसकी फिर 2 बच्चे हुए बी एंड सी, फिर उसके 3 बच्चे, उनके 2-2 बच्चे हुए, ऐसे करके मतलब अपने आप को वो एक क्रम में दिखाते हैं कि जो हमारा सोपान क्रम में सबसे ऊपर था, वो जो हमारा पूर्वज है वो एक ही था।
तो जैसे कि देखा कि इनकी जो यहाँ पर बात की गई है कि जनजाति को समझना, जो हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3.2 का बिंदु जो है उसमें लिखा हुआ है कि जनजाति को समझना। जनजाति को हम ऐसे समझते हैं, पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। तो जो जनजाति का जो शब्द है यानी कि ट्राइब्स, ये एक लैटिन शब्द है। ये एक निवास स्थान की ओर इशारा करता है, जैसे कि एक समुदाय बनाने वाले व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एक समूह की बात करता है, व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है जो कि एक पूर्वज के वंश होने का दावा करते हैं। मतलब जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जनजाति शब्द का उपयोग भारत में उपनिवेशिक सरकार द्वारा जाति शब्द से अलग समूहों की एक बड़ी संख्या को वर्गीकृत करने के लिए किया था। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जाति शब्द से अलग जो समूह थे जिनकी संख्या बड़ी थी उनको वर्गीकरण करने के लिए किया था कि भाई ये जनजाति है। तो जनजाति शब्द समुदाय के मतलब क्या क्या लक्षण रहे होंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा वर्गीकरण किया, क्या मतलब उसमें उन्हें असमानताएं दिखी कि उन्होंने जाति के स्थान पर जनजाति शब्द को प्रयोग किया। तो इसके कुछ लक्षण हैं। जो लक्षण किस प्रकार से हो सकते हैं, उनकी जनसांख्यिकीय आकार, उनका आकार हो सकता है, जैसे कि ये जनजाति है उसका आकार 200 का है, 300 का है, जो कि अन्य जो जातियां हैं उनसे अलग है। दूसरा, उनकी भाषा अलग हो सकती है। उनका सांस्कृतिक लक्षण, जैसे कि मैंने बताया कि भाषा और संस्कृति विशेष होगी। तो और वो जो जीवन की भौतिक स्थितियों के संदर्भ में एक दूसरे से बहुत अलग है। जैसे कि एक आदमी गांव में रहता है, उसके लक्षण शहर में रहने वाले लक्षण से थोड़े भिन्न होंगे। तो इसी तरह से अगर आप बात करोगे जनजाति की, तो जो जनजाति होती है उनकी जो लक्षण होते हैं, उनके जो भौतिक स्थितियाँ होती है वो बहुत ही अलग तरह की होती है। वो बहुत जो हमारी संसाधन है उनसे जुड़ नहीं पाए हैं अभी तक। तो वो बहुत से कारण हो सकते हैं कि किन कारणों के से वो नहीं जुड़ पाए। ऐसा हो सकता है कि वो अपने जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए ऐसा नहीं कर पाए। उनको ऐसा लगा कि जो अभी आधुनिकीकरण हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनमें जो एक भावना थी वो एक पूर्वज के प्रति थी कि हमारा एक पूर्वज है और ये हमारा परिवार है, हम इसे छोड़कर नहीं जाने वाले। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक दूसरे से अलग हमने बता दिया। इसके बाद बात करते हैं हम, जनजातीय अनिवार्य रूप से आदिम है और पिछड़ी है। जैसा कि मैंने बताया ना, आपकी आदिम भी है और पिछड़ी भी है। और स्वतंत्रता के बाद जो अनुसूचित जनजाति है शब्द का इस्तेमाल उन मतलब ये जो इनके लिए जो शब्द रखा गया वो अनुसूचित जनजाति रखा गया, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से इनको जाना गया। और संविधान के तहत इसको अनुसूचित भी किया गया, मतलब संविधान में इसके लिए प्रावधान भी रखा गया। तो जो आदिवासी समुदाय है वो सापेक्ष अलगाव, सांस्कृतिक विशिष्टता और उत्पादन और निर्वाह के निम्न स्तर के कारण अन्य समुदायों से अलग है। तो इसमें अलगाव की बात की है कि ये क्यों अलग है। तो इनका जो मैंने ऊपर बता दिया है ऑलरेडी आपको कि संस्कृति जो इनकी विशिष्ट है और उनकी जो उत्पादन और निर्वाह के स्तर जो है वो निम्न है, क्योंकि इनका जो रहने सहने का जो स्तर है वो अपने जो आज हम भौतिक समाज में जी रहे हैं, जो हम सुविधाएं उपलब्ध है, जो हमें परिवहन उपलब्ध है, वो उनको वो सब चीज़ें सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, वो करना नहीं चाहते उस सब चीज़ों को। तो उनका स्तर क्या है, हमारे सापेक्ष में थोड़ा निम्न है। वे मूल निवासी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वे जो है वहाँ के मूल निवासी है, वो वहीं पे ही रहते हैं। जैसे कि आदिवासी, वनवासी, यानी कि जो प्रारंभिक निवासी जनसमूह उसको आदिवासी कहते हैं। फिर वनवासी किसे कहते हैं, जंगलों के निवासी वनवासी होते हैं। वन्य जाति जो आदिम लोग होते हैं। जनजाति जो लोक समूह के बारे में होते हैं। अनुसूचित जाति जो एसटी मैंने आपको बताया। इसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। इसमें जैसे कि आपको पता ही आदिवासी और ब्रिटिश नीति में क्या था। तो आदिवासियों के प्रति ब्रिटिश नीति के दो प्रमुख तत्व थे। सबसे पहले इसने आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य धारा से अलग करने का पक्ष लिया, जो और इस प्रकार से बहिष्कृत या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों की अवधारणा दी गई, क्योंकि ब्रिटिश आदिवासी नीति राजनीतिक और औपनिवेशिक थी। ब्रिटिश प्रशासन को डर था अगर इन आदिवासियों का भारतीय समाज की मुख्यधारा से संपर्क हुआ तो स्वतंत्रता आंदोलन और मजबूती मिलेगी। मतलब वो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए उनको अलग रखा। क्यों अलग रखा, क्योंकि जो आदिवासी थे वो धनुष बाण जो है उनके पास जो हथियार है
वो काफ़ी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आदिवासी टाइप के थे वो। तो वो धनुष बाण और धनुष बाणों में सशस्त्र थे, यानी कि उनको धनुष बाण चलाने की विद्या आती थी। और जो भारतीय समाज में जब उस समय आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता के लिए, तो अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि अगर आदिवासी लोग इन लोगों से जुड़ गए, मतलब भारतीय समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए, तो जो उनके स्वतंत्रता आंदोलन है भारत के, वो मजबूत हो जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इनको अलग रखा, आदिवासियों को। और इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सुधार में। दूसरे सुधार के स्तर पर तो ब्रिटिश प्रशासन इन लोगों को सभ्य करने में रुचि रखता था। वो चाहता था कि ये सभ्य हो जाए, अगर वो सभ्य होंगे तो उनसे उनका फायदा होगा। और जो मतलब कि आपको पता है कि अगर वो सभ्य हो जाएंगे तो वो अपने जल जंगल से निकल करके जो हमारे समाज की आज मुख्य धारा है उसमें आएंगे, वो भौतिकवाद की तरफ बढ़ेंगे। उनके फिर जो क्या बोलते हैं जो उनकी जीवन धारा है वो बदल जाएगी, जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, जिससे कि जो अंग्रेज़ है वो जंगलों में जा सकेंगे, शिकार कर सकेंगे। तो मतलब काफ़ी कुछ उनके वो हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में जनजातियों के विशिष्ट लक्षण। तो सबसे पहले तो क्या है, स्थलाकृति, निश्चित सामान्य स्थलाकृति। आदिवासी लोग एक निश्चित स्थलाकृति के भीतर रहते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में आपने जरावा के बारे में सुना होगा, सेंटिनल्स के बारे में सुना होगा। जो आइलैंड्स है वो पूरा आदिवासियों का ही है। और अंडमान निकोबार में ये ट्राइब्स एरिया है जो जरावा के नाम से है। यहाँ पे ये जनजाति रहती है, मतलब ये वहीं पर रहते हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर सब करते हैं। और इनका समूह जो उनकी वैवाहिक संबंध भी है उसी ट्राइब्स के अंदर होते हैं। अगर हम बात करें एकता की भावना, तो एकता के बारे में तो सब जानते ही हैं कि ये एक अपरिहार्य आवश्यकता है। और वास्तविक आदिवासी जीवन के लिए एकता की भावना एक अपरिहार्य आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो एकीकरण से नहीं रहेंगे तो उनके लिए जो उनका जीवन है उसकी शांति भंग हो सकती है, कोई भी आकर उन पर हमला कर सकता है। इसलिए ये देखा होगा आपने कि एक समूह के अंदर कहीं भी जाते हैं आते हैं। और अंतर्विवाही समूह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदिवासी लोग आमतौर पर जनजाति के बाहर शादी नहीं करते, वो अपने समूह के अंदर ही शादी करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आम बोली। तो आदिवासी समुदाय के सदस्य एक सामान्य बोली में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यहाँ तक तो उनकी एकता की भावना को और मजबूत। भाषा जो है वो मनुष्य को एकता की भावना में बांधने का एक सूत्र है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ कि आम बोली। तो जो आदिवासी लोग होते हैं उनके विचारों का आदान प्रदान सामान्य बोली में होता है, और ये है क्या करती है कि उनकी एकता की भावना को एक मजबूती प्रदान करती है। रक्त संबंध की मर्यादा, जैसे कि आपको पता है कि रक्त संबंध सबसे बड़ा बंधन है और सबसे शक्तिशाली ताकत है जो आदिवासियों में एकता की भावना पैदा करता है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सब एकता के ऊपर है। सुरक्षा जागरूकता, जनजातीय लोगों को हमेशा घुसपैठियों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है कि उनके जल जंगल जमीन पर कोई दूसरा बंदा आके न रहने लग जाए, जिससे कि क्योंकि कोई भी दूसरा आएगा वो अपनी मतलब फायदे के लिए, अपने लालच के लिए उनकी जो संपदा है, वन्य संपदा है, उसको नुकसान पहुंचाएगा, जिससे कि वो लोग अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद है विशिष्ट राजनीतिक संगठन। तो हर जनजाति में अपना अलग राजनीतिक संगठन होता है जो आदिवासी लोगों के हितों की देखभाल करता है। पूरा राजनीतिक अधिकार एक आदिवासी मुखिया के हाथों में होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जनजाति मतलब एक मुखिया को मानते हैं कि वो एक ही पूर्वज है, तो उसमें जो उनका मुखिया होता है वही उनके सभी निर्णय लेता है। वही जैसे आप गांव में सरपंच की भूमिका को देख सकते हैं, तो उसी तरह से ये आदिवासियों में भी एक मुखिया होता है जो उन सब की रक्षा का कार्य करता है। फिर सामान्य संस्कृति की अगर बात करें तो एक जनजाति के सामान्य संस्कृति एकता की भावना से उत्पन्न होती है, जो सामान्य भाषा, सामान्य धर्म, आम राजनीति संगठन को साझा करने पर निर्भर करती है। आम संस्कृति आदिवासियों के बीच एकरूपता पैदा करती है। तो जैसे कि देखा, मैंने आपको पहले बताया भाषा और संस्कृति, यही विशिष्टता जनजातियों को मतलब एक विशेष रूप देती है। नातेदारी का महत्व, जैसे कि नातेदारी आदिवासी सामाजिक संगठन का आधार बनती है। अधिकांश जनजातियां बहिर्मुखी कुलों और वंशों में विभाजित है। समतावादी मूल्य की अगर हम बात करें तो आदिवासी सामाजिक संगठन समानता के समतावादी सिद्धांत पर आधारित होती है। इस प्रकार कोई संस्थागत असमानताएं नहीं है, जैसे कि जाति व्यवस्था लिंग, मतलब वहाँ पर आप देखोगे तो असमानता नहीं, वहाँ पर एक रूपता होती है लोगों के बीच में ना। इसके बारे में हम बात करते हैं धर्म का सरल रूप। तो जनजातीय जो है वो कुछ मिथक और धर्म के एक
अल्प विकसित प्रकार में विश्वास करती है। इसके अलावा उनके कुल देवता होते हैं जो प्रतीकात्मक वस्तु होते हैं और जनजाति के सदस्यों के साथ रहस्यवादी संबंध रखने वाले तत्वों को दर्शाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो जनजाति होती है उसके जो मध्य भारत में आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक संबंध के बारे में। तो जो आदिवासी समुदाय की पहचान है वो विशेष रूप से भारत के केंद्रीय क्षेत्र में आज भूमि विश्वबंधन और विकास परियोजना के लिए वन और अन्य सामान्य संपत्ति संसाधनों के बढ़ते वंचन के कारण भूमि और अन्य संसाधनों तक पहुंच में गिरावट के साथ जुड़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप जनजाति आबादी का आनुपातिक रूप से उच्च प्रतिशत उनके निर्वहन के पारंपरिक तरह से उचित पुनर्वास के बिना विस्थापित हो गया है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो केंद्रीय क्षेत्र होते हैं वो भूमि विध्वंस करते हैं, विकास परियोजना के लिए वन अन्य संपत्ति संसाधन होते हैं उनकी कटाई करते हैं, जिससे कि जो जनजातियाँ है वो मतलब अपने आप को एक सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है। तो अगर हम बात करें तो विभिन्न जनजातियाँ जैसे कि 705 से संबंधित कुल 104.3 मिलियन लोगों में से प्रत्येक पांचवा व्यक्ति भारत के दिल में निवास करता है, जिससे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल राज्य शामिल है। यानी कि इन राज्यों में रहने वाले आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति कई मायनों में पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले लोगों से अलग है। इनका कारण यही है कि मुख्य रूप से अत्यधिक गरीबी, केंद्रिक वन आधारित क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आदिवासी उत्तर पूर्व भारत की तुलना में सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत निचले स्तर पर है। इनका स्तर बहुत ही नीचे हो गया है। इनमें क्या क्या समस्या है? गरीबी की समस्या है। एक तो इनके पास गरीबी है क्योंकि इन्होंने अभी अर्थ से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए हैं। फिर इनके पास आय के कोई स्रोत नहीं है क्योंकि एक ही समाज है, एक ही कुल है। तो मतलब एक तरह से देखोगे तो अगर एक ही परिवार है तो उसमें आप क्या चीज़ बेच पाओगे? कोई चीज़ बेच नहीं सकते आप। आपके पास मुद्रा के या संपत्ति का कोई साधन नहीं है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें मतलब इनकी जो असुरक्षा है उसका कारण बनती है। राज्यों के भीतरी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों के लक्षण है संपत्ति के जो अगर आप बात करोगे तो जो संपत्ति के निम्न स्तर है, मानव पूंजी के निम्न स्तर है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में राजनीतिक भागीदारी की कमी है, राजनीतिक आवाज की कमी है। इनके अलावा वे कई अभावों और मानव असुरक्षा के से घिरे रहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जो इसका नेक्स्ट, इसमें मैंने मोटा मोटा आपको पूरा बता दिया है कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों की विशेषता सड़कों, बाजारों, शैक्षिक सुविधाओं की खराब पहुंच है। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया ये सब चीज़ें कि वहाँ तक क्या है, रोडों की सुविधाएं नहीं है, वहाँ तक परिवहन, जब रोड ही नहीं है तो वहाँ पे परिवहन कैसे जाएगा। फिर वहाँ पर मतलब क्या है कि हॉस्पिटल्स नहीं है, चिकित्सा की सुविधा कैसे हो पाएगी, और शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब जो पहुँच है न होने के कारण वो लोगों को मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें आजीविका तक पहुँच से संबंधित मुद्दों की, तो जनजातीय लोगों की आजीविका के स्रोत तक पहुँच क्षेत्रीय संस्थागत और सरकारी सहायता पर निर्भर करती है। अगर उन लोगों की जो आजीविका है वो सरकारी सहायता पर निर्भर करती है, उन्हें न केवल अपनी आजीविका के स्रोतों में सुधार करना चाहिए बल्कि मुख्यधारा बनाने की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करनी चाहिए, अन्य लोगों को करीब लाना चाहिए, समुदायों में समाज में जनजातीय समुदाय का एकीकरण करना चाहिए, मतलब एक रूपता से एकीकरण करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक रूपता और एकता, हमने पिछले जो टॉपिक था हमारा उसमें बता दिया था कि एकता और एक रूपता में अंतर क्या है। तो उसी तरह से हमें उनका एकीकरण करना चाहिए, यानी कि एकता के सूत्र में बांधना चाहिए। कृषि, वन और विकास नीतियों सहित सरकारी नीतियों एवं समुदायों को उनको सतत सामाजिक आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि बता रहा हूँ आपको कि उनके सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। कृषि नीतियाँ, भूमि कानून, आदिवासियों के बीच भूमि विसंबंध, यानी कि आजीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में भूमि कृषि उत्पादन और समृद्धि में प्रत्यक्ष और एक अनिवार्य भूमिका निभाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि उत्पादन जो है वो समृद्धि में प्रत्यक्ष और एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, लेकिन जनजातीय आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका इस स्रोत तक पहुंच को व्यापक बनाने में राज्यों की कृषि नीतियों अपेक्षाकृत अप्रभावी रही है।
ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी कानून बनते हैं भारत सरकार के या जो भी वो बनते हैं, तो वो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे आदिवासी परिवारों के बीच भूमिहीनता तो है ही, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, उनको जो खाद बीज ये सब सुविधाएं मिल नहीं पाती है, तो जिस कारण से उनकी जो उत्पादकता क्षमता भी कमी रहती है, वो सिर्फ अपने तक ही खान पान तक सीमित रहते हैं। तो ये सब चीज़ इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं जनजाति और वन। कुछ आदिवासी समूह अपने एकमात्र व्यवसाय के रूप में शिकार और भोजन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये शिकार करते हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं, और कुछ, लेकिन उनमें से अधिकांश किसान और खेतर मजदूर है। बाकी लोग घरेलू उद्योग, निर्माण कार्य, वृक्षारोपण, खनन, उत्खनन आदि सेवाओं में लगे हुए हैं। मतलब ये इनके पास शिक्षा न पहुंचने के कारण ये मजदूरी के का अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनके पास या तो शिकार करने का एक व्यवसाय है, या अपना ये खाना इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर ये खेतों में जाके मजदूरी कर सकते हैं। और किसानी तो इनके पास तो भूमि का बहुत ही वो रहता है, तो उन्नत इनके पास विकास न होने के कारण ये ज़्यादातर मजदूरी में ही अपना जीवन बिता देते हैं। उनका एक छोटा वर्ग सरकार के सुरक्षात्मक उपायों से लाभ प्राप्त करता है, जैसे कि शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण, रोजगार, राजनीतिक आरक्षण। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ट्राइब्स को है वो आरक्षण मिला हुआ है, तो वो सरकार के जो रोजगार है और शैक्षिक संस्थान है और राजनीतिक आरक्षण है, उसमें इनको थोड़ा मतलब लाभ मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो अधिकांश आदिवासी समूह गैर आदिवासी कृषि समुदायों की तुलना में कृषि और वन से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। इसके बाद जंगल पर उनकी निर्भरता विभिन्न उद्देश्य के लिए पूर्ति करती है। उनके लिए वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता पर्याप्त है। उनकी कृषि गतिविधियां जंगल के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़ी हुई है। इसमें सब बातें वही है, घुमा फिरा के लिखी हुई है। जैसे कि बांस का उपयोग वो ईंधन की लकड़ी, तेंदू के पत्ते, बीड़ी लपेटने में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ियों से ली गई पत्तियां, मतलब वो लगभग देखा जाए तो वो जंगली सामान से यानी कि वनों पर निर्भर रहते हैं, शिकार करते हैं या सूखे फल मेवे खाते हैं। और उसके बाद जो उनके देवता वगैरह है वो सब वहीं पर निवास करते हैं, ऐसा उनका मानना है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके जनजाति के भूमि और आजीविका को नुकसान कैसे होते हैं, तो आपने देखा होगा जब से आदिवासियों को स्थानांतरित खेती से दूर रखा गया, उनके आजीविका के स्रोत का नुकसान हुआ। स्थानांतरित खेती मतलब वो एक जगह पर जाते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं, फिर वो दूसरे इलाके में जाते हैं, फिर वहाँ पर साफ करते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। जब से इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा है तो उनकी जो स्थिति है वो खराब हो गई है, क्योंकि इसे व्यर्थ और विनाशकारी माना जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे नियमित राजस्व का स्रोत माना, इसलिए आदिवासियों को जोतने के लिए, जमीन लेने के लिए प्रोत्साहन किया। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने बोला कि आप ज़मीन लीजिए और आपको जो हम कम दरों पर ये सब चीज़ें उपलब्ध कराएंगे ज़मीन, और आप कृषि कीजिए। और जिससे कि आपने देखा होगा कि कृषि औजार की कमी, मिट्टी की खराब गुणवत्ता, लगातार फसल की विफलता, कठोर राजस्व की मांग, अक्सर किसान आदिवासियों और गैर आदिवासियों को बीज उपभोग की वस्तुएं नहीं मिल पाना, राजस्व का भुगतान करने के लिए पैसे भी उन्हें ऋण की ऊंची दरों पर लेने के लिए मजबूर करते थे। जैसे में उनकी भूमि तो जाती थी और उसे फिर जो बड़े जमींदार वगैरह लोग रहते थे उनके बंधुआ मजदूर रहकर जिंदगी का निर्वाह करना पड़ता था, या फिर उनके खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी से भी उस समय की बात बता रहा हूँ कि जो जनजाति लोग थे उनको ब्रिटिश सरकार ने ज़मीनें तो दे दी कृषि करने के लिए, लेकिन उस ज़मीन की मान लो गुणवत्ता खराब है, मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, और लगातार बाढ़ आ जा रही है या फिर बारिश होने से फसल खराब हो जा रही है, और फिर कठोर राजस्व की मांग थी कि राजस्व आपको इस तारीख को चुकाना है, इतने बजे चुकाना है, अगर नहीं चुका पाए तो फिर जो जमींदार लोग रहते थे वो उनके ऊपर मतलब बुरा व्यवहार करते थे, उनको दंड देते थे। जिस तरह से अगर ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज हो जाता था तो उनको जो ज़मीनें मिली हुई है जो ब्रिटिश सरकार ने दी है उन ज़मीनों को बेचना होता था, फिर भी उनका कर्ज नहीं उतर पाता था, क्योंकि कर्ज बहुत ही जो था वो बहुत हाई था, जिस कारण से उन्हें अपनी ज़मीनें बेचने के साथ साथ वो बंधुआ मजदूर रहकर भी मजदूरी करते थे और वो उनके खेतों में काम करते थे।
जिस कारण से उन्हें व्यापारियों दुकानदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। दुकानदार उनको ब्याज पे पैसे देते थे, उस पर भी मतलब ज़्यादा ब्याज वसूलते थे। इस तरह से अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत में भूमि और आजीविका का नुकसान, तो जो निर्भरता और बंधन के लिए आवश्यक परिस्थिति का जो कारण है वो वन और भूमि और अन्य संसाधनों पर निर्वाह से आदिवासियों का विसंबंध था। यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत तक उनका विसंबंध लगभग पूरा हो गया था। देश के कई हिस्सों में आदिवासी स्थानीय उत्पीड़कों और प्रशासकों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए गैर आदिवासियों में शामिल हो गए थे। जैसा कि आप जानते ही हैं, जब आदिवासियों को ज़मीनें दी ब्रिटिश सरकार ने, तो वो अपनी ज़मीनें छोड़ करके गाँवों की तरफ मतलब वो खेतों की तरफ किसानी का काम करने लगे। फिर खराब मौसम, बारिश और मिट्टी की गुणवत्ता न होने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुई। फिर उनके ऊपर जो साहूकार लोग थे, व्यापारी लोग थे, उन्होंने उनको कर्ज दिया। फिर उन्होंने कर्ज से जो अपना ज़मीन के ऊपर जो उनका राजस्व वसूलते थे जमींदार लोग, उनको पैसा दिया, लेकिन फिर भी अगर उस पैसे से उनका कर्जा नहीं उतरा तो वो बंधुआ मजदूर बन गए। बंधुआ मजदूर हुए तो फिर उनका उत्पीड़न होने लगा। उत्पीड़न जब उनका होने लगा तो वो लोग जो आदिवासी थे, वो गैर आदिवासी के साथ में जो आंदोलन जो चला हुआ था भारत में, उसमें वो शामिल हो गए। आपने ये देखा होगा कि स्वतंत्र भारत में भूमि और आजीविका को नुकसान कैसे हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद दशक भारत में गहन विकास योजना के दशक थे। यानी कि भारत में स्वतंत्रता के बाद विकास योजना के लिए जो सरकार थी उन्होंने बहुत सोचा, और यह औद्योगिकरण और शहरीकरण के आसपास केंद्रित राष्ट्र निर्माण के एजेंडे के माध्यम से मुख्य धारा के विकास से आदिवासी समुदाय के हाशिए पर जाने का समय भी था। इस प्रक्रिया के साथ बड़े बांधों, बड़े उद्योगों, परिसरों, बुनियादी ढांचे, बाजार के लिए खानों और जंगलों के विघटन और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण पर आदिवासी बसे हुए क्षेत्रों में बढ़ती हुई शहरी औद्योगिकरण मांगों को पूरा करने के लिए अधिकांश समृद्ध प्राकृतिक संसाधन ऐसी जगह में निर्माण कार्य किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी विकास होता है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आदिवासी लोगों के साथ। जब औद्योगिकरण बढ़ा, शहरीकरण बढ़ा, तो उससे जंगल काटे गए, और ऐसे जंगल काटे गए जहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा थे, जिन पर आदिवासियों की निर्भरता थी, जो कि आदिवासियों के प्रतिकूल थी। और जो उसी उष्णकटिबंधीय जंगलों में जो स्वदेशी लोग रहते थे, वो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा रिपोर्ट किया गया। जैसा कि आपने देखा कि भारत में जो आदिवासियों पर इस प्रक्रिया का प्रतिकूल प्रभाव को उष्णकटिबंधीय जंगलों के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा रिपोर्ट किया गया। यह बताया गया कि उद्योगों, खानों, नगर निर्माण, बांधों, वन स्थानों के हानि के प्रतिकूल प्रभाव का दोष आदिवासी लोगों पर थोपा गया। उन्होंने कहा कि भारत में जो विकास नहीं हो रहा है उसका कारण जो है वो आदिवासी लोग हैं, क्योंकि वो उद्योगों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, खानों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, नगर निर्माण की बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, वो नगर निर्माण चाहते ही नहीं है, बांधों के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, वन स्थानों की हानि के ऊपर वो आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय ने राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि का भार वहन किया, भूमि अधिग्रहण, ये सब वही है। मतलब कि आपने देखा होगा कि जब आंदोलन होते हैं तो उसमें लोगों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ता है और उसमें लोगों की हत्याएं भी हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा औद्योगिकरण का प्रभाव। तो संथाल बहुल क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापित होना परिवर्तन और औद्योगिकरण का एक और बहुत महत्वपूर्ण कारक था। इन उद्योगों ने शिक्षित और निरक्षर दोनों को रोजगार दिया और गतिशीलता का एक नया स्रोत पेश किया। ये सकारात्मक प्रभाव है कि जब परिवर्तन और आधुनिकीकरण आया और परिवर्तन हुआ तो उद्योगों ने शिक्षित और जो मतलब शिक्षित नहीं थे दोनों लोगों को रोजगार दिया, उनके मतलब स्किल के हिसाब से उनको रोजगार दिया, और यह एक गतिशीलता में एक पहिए की तरह काम किया और इसने मतलब एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा जो उद्योग थे वो एक दूसरे धार्मिक व्यवस्था से मुक्त थे। उन्होंने जाति मुक्त, वर्ग मुक्त व्यवसाय को बढ़ावा दिया। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर जाति प्रथा चलती थी, यहाँ पर सभी को एक साथ काम करने का मौका मिलता था। और जो उद्योग थे उन्होंने स्थानीय आदिवासियों की भर्ती की
फिर लोगों को अपने पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। वास्तव में उद्योग परिजनों की दुनिया थी और आदिवासी श्रमिकों द्वारा संथाल पहचान को और मजबूत किया गया। जैसा कि आपको पता ही है कि संविधान के अंदर जो अनुसूचित जनजाति आदिवासियों को प्रावधान किया गया है, वो संविधान की पांचवा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि और जंगलों पर पूरा अधिकार देता है। यानी कि जो संविधान की 5वीं अनुसूची है उसमें उनका पूरा अधिकार है कि वह निजी कंपनियों को उनके जमीन पर खनन करने से रोक सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वह मतलब उनके ऊपर केस कर सकता है। और राज्य के कल्याणकारी उपायों में कुछ ही आदिवासी लाभ मतलब जो राज्य ने कल्याणकारी कार्य किए कि जो हमारे आदिवासी लोग थे उनके लिए जो योजनाएं चलाई उसमें से कुछ ही आदिवासी लाभान्वित हुए। जैसे कि युवा आदिवासी पुरुषों और महिलाओं का एक छोटा हिस्सा अपनी पारंपरिक जीवन शैली को जारी नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अधिकांश आदिवासी को लगता था कि वे अपनी इच्छाओं के खिलाफ अपनी आजीविका की पारंपरिक स्रोतों से वंचित है। उन्हें रोजगार लेने के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें जीवन की थोड़ी सुरक्षा और गुणवत्ता प्रदान करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आदिवासियों में जो सबसे बड़ा दुख है वो है पुनर्वास का। पुनर्वास सब आप जानते ही हैं कि उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर दिया जाता है, फिर उनको दोबारा वहीं पर आना, ये सब चीज़ें। फिर अगर हम बात करें अधिनियम और प्रतिरोध की, तो देश के सामने पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में विशेष रूप से हमारे वन संसाधनों के ह्रास में देर से जागरूकता बढ़ी। संसाधनों की कमी और अभाव के कारण आदिवासी समूह के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ा। जब आप किसी के संसाधन खत्म करोगे तो उनके बीच में जो मानसिक तनाव बढ़ते हैं। आदिवासी अधिकारों को पूर्ण करने के कार्य प्राकृतिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण खोने से होने वाले नुकसान ने आदिवासी वन समुदाय को एक तीव्र प्रतिक्रिया पैदा की। इसमें काफ़ी एग्जाम्पल दिए, जैसे गढ़वाल में 1913 में वनों का आरक्षण, 1916-1921 में व्यापक सामाजिक आंदोलन के बाद पहला गैर सहयोग आंदोलन चला। फिर इसके बाद गढ़वाल और कुमाऊं के बड़े क्षेत्र, इसमें जो बड़े क्षेत्र शामिल थे गढ़वाल और कुमाऊं, ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। इन उतार चढ़ाव ने सरकार को बड़े वन क्षेत्रों को आरक्षित करने के लिए मजबूर किया। मतलब इन जो आंदोलन हुए इनने सरकार को झुका दिया। उनका जो आदिवासी लोगों का कहना था कि वनों का आरक्षण होना चाहिए, वन को आरक्षित किया जाना चाहिए ताकि आदिवासी लोगों के बीच जो असंतोष उभरा है वो शांत हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं भूमि के मुद्दे पर नए तरह का संघर्ष। जमीन के मुद्दे पर संघर्ष का एक नया रूप कुछ आदिवासी समुदाय के भीतर शुरू हुआ, जहां आदिवासी महिलाएं जमीन पर मालिकाना हक पाने के लिए संघर्ष कर रही है। आदिवासियों और आदिवासी महिलाओं को भूमि अधिकारों से वंचित करना बहुत चिंता का विषय रहा। किशोर द्वारा हो आदिवासी समुदाय पर अध्ययन का तर्क है कि पुरुषों को भूमि व अन्य आय सृजन गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के परिवारों की आजीविका से अधिक योगदान के बावजूद हो महिलाओं का अधिक शोषण हुआ है। जैसे कि उन्होंने कहा कि महिलाओं का जो वहाँ पर पुरुषों का जो है सेंट्रिसिटी है वो केंद्रिता बढ़ गई है, जिससे कि महिलाओं जो हो समुदाय था उनकी महिलाओं का शोषण ज़्यादा होने लग गया है। तो बिहार के संथाल जैसे आदिवासी महिलाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने आदिवासी समुदाय के पुरुषों द्वारा जमीन के अधिकार के लिए लड़ने के लिए एक अभियान शुरू करने में समर्थन दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं जनजातीय अशांति। जनजातीय अशांति के बारे में आप आराम से लिख सकते हो कि वनों के जो शोषण होते हैं इसमें वृद्धि होने के कारण वन जनजातीय समुदायों में ने अपने निवास स्थान पर अपने नियंत्रण खोने के नुकसान का अनुभव किया। जैसे अगर मैं कहना चाहूँगा कि किसी का घर छीनता है तो वो एक अशांति का अनुभव करता है, क्योंकि जो जनजाति होती है उनके लिए उनका वन ही उनका निवास स्थान होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जनजाति का जो अर्थ है वो निवास स्थान से है, तो अगर उनके पास वही नहीं रहेगा तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। यह अभाव आंदोलन की एक श्रृंखला में प्रकट हुआ जो 50 और 60 के दशक में रुक रुक कर बार बार हुई। ये आंदोलन चलते रहे। वर्तमान में हम अधिकांश क्षेत्रों में अशांति पाते हैं। उत्तर में उत्तराखंड से लेकर पूर्व में झारखंड, पश्चिम में ठाणे, धुलिया तक इन आंदोलनों का अध्ययन किया गया है। तेजी से उग्रवादी संघर्ष भूमि और जंगल पर सामुदायिक नियंत्रण हासिल करने के सवाल पर केंद्रित है। राज्य की प्रतिक्रिया में वृद्धि हुई है। इन आंदोलनों को दबाने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग किया गया, जैसा कि 1980 की गोवा फायरिंग के मामले में था।
राज्य ने सशस्त्र बलों, वन विभाग, पुलिस, नौकरशाही को अधिक अधिकार दिए थे, जिस कारण से जनजातीय समुदायों में अशांति फैली। जैसे कि अगर हम सारांश की बात करें तो इस इकाई में आपको भारत में आदिवासियों की स्थितियों का पता चला, जनजातियों के अर्थ और विशेषता का वर्णन किया गया था। उनके पास प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपने मिथक, लिंग समस्याएं और पहचान की भावना है। हमने बताया कि कैसे विकास कार्यक्रमों ने आदिवासी समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। प्रतिकूल प्रभाव की अगर हम बात करें तो मतलब जो उनके हिसाब से जो कार्य वहाँ पर हुए वो अगर उनके हिसाब से नहीं थे तो उनके लिए वो प्रतिकूल प्रभाव है। और जिसमें उनके कृषि के पारंपरिक तरीके स्वरूप, उनकी आजीविका के प्राकृतिक स्रोत भी शामिल है। आरक्षित वन के बड़े पथों के बाढ़ के द्वारा सीमांकन ने आदिवासी वन जातियों को उनके आवास और उनके अस्तित्व के संसाधनों पर नियंत्रण के प्रभावी नुकसान पहुंचाया है। जैसे कि आरक्षित वन बने, फिर उसमें एक मार्किंग कर दी गई कि यहाँ पर जो है ट्राइब्स है वो अंदर नहीं जा सकती, ये आरक्षित वन है, जिस कारण से उनके जो संसाधनों पर नियंत्रण थे कि वो वहाँ से कंदमूल, लकड़ी और जो शिकार करते थे उन पर एक रोक लग गई, जिस कारण से आदिवासी समुदायों को एक अशांति और असुरक्षा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी तरह से हमारा जो आज का जनजाति टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। इसके बाद जो हमारा इकाई 3 है ये जनजाति पर था पूरा टॉपिक, और जो इसके बाद चौथा टॉपिक रहेगा वो हमारा जाति पर रहेगा। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा, प्रस्तावना क्या रहेगी, जाति व्यवस्था की विशेषता क्या रहेगी, जाति को समझने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या रहेंगे। तो उद्देश्य जाति को परिभाषित करें, इसकी विशेषता का वर्णन करें, जाति की समझ के सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने में, जजमानी प्रणाली और जाति व्यवस्था के साथ इसके संबंध का वर्णन करने में, जाति व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तनों और निरंतरता के तत्वों पर चर्चा करने में। ये हमने मोस्टली जो टॉपिक है ना हमने फर्स्ट टॉपिक में कवर कर दिया। जजमानी व्यवस्था है, जैसे कि ये लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, लोहार कुम्हार पर, कुम्हार लोहार पर, अगर उसको मिट्टी का घड़ा चाहिए तो वो कुम्हार के पास जाएगा, लोहार को अगर कुम्हार को लोहे का कुछ बर्तन चाहिए तो वो लोहार के पास जाएगा, अगर उन्हें आभूषण चाहिए तो सोनार के पास जाएगा। ये सब चीज़ें हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुकी है। तो प्रस्तावना में अगर बात करें तो जाति सामाजिक सशक्तिकरण की एक प्रणाली है। यह भारतीय सामाजिक संरचना के मूल है, सामाजिक संबंधों को निर्धारित करता है, मानदंडों, मूल्यों और प्रतिबंधों का एक निर्धारित समूह है जो जाति के भीतर सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक जो जाति होती है वो सामाजिक सशक्तिकरण की एक प्रणाली है, मतलब सामाजिक जो हमारी संरचना है उसमें मूल है। इसमें जन्म के अनुसार रैंकिंग शामिल है, जैसे एक व्यक्ति का व्यवसाय, उसके विवाह सामाजिक संबंधों को निर्धारित करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जाति है वो आज वंशानुगत है। पहले क्या था, वर्ण के अनुसार थी, जो हम पहले आपको टॉपिक में बता चुके हैं। जाति की व्यवस्था की विशेषता क्या है, समाज का खंडीय विभाजन, जैसे कि हिंदू समाज विभिन्न जातियों से विभाजित है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में 3000 से ज़्यादा जातियाँ पाई जाती है। जाति की सदस्यता का निर्धारण जन्म से होता है। मैंने आपको बताया कि ये जातिगत, ये वंशानुगत हो गई है अभी। और पदानुक्रम की बात करें तो जाति व्यवस्था में सामाजिक प्राथमिकता की एक विशिष्ट योजना है, जिसमें एक सामाजिक और अनुष्ठान पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उच्च और निम्न, श्रेष्ठता और हीनता की भावना उन्नयन या रैंकिंग के साथ जुड़ी है। ब्राह्मणों को पदानुक्रम के शीर्ष पर रखा जाता है कि ब्राह्मण मतलब उच्च है और ब्राह्मण का जो स्थान है वो शीर्ष पर है। अगर हम बात करें इसी तरह से जो अछूत माने जाने वाले लोग हैं उसमें उसको निचले पायदान पर रखा हुआ है। बीच में जो है क्षत्रिय है और उसके बाद वैश्य है। इस प्रकार से जाति पदानुक्रम के समग्र ढांचे में एक विशिष्ट स्थिति पर कब्जा करती है। भोजन और सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध है, जैसे कि ऐसे नियम निर्धारित किए गए हैं कि भोजन के आदान प्रदान को नियंत्रित करते हैं। ये जाति इस जाति से खान पान नहीं करेगी, ये जाति इस जाति के छुआछूत रहेगी, ये जाति इस जाति के घर में जाकर के मतलब नहीं, मतलब अंदर नहीं जा सकती। ये हमने सुना है एक अछूत नाम, जो अछूत शब्द है इसके बारे में आपने सुना होगा कि एक
कहानी भी थी जिसमें कि मतलब, और ये मतलब कहानी सत्य भी है कि गांव के जो निम्न जात के लोग रहते थे, वो जब किसी ब्राह्मण के घर के आगे से या किसी राजपूत के घर के आगे से जाते थे तो उन्हें अपने जो पैरों की चप्पल है वो हाथ में लेनी पड़ती थी। ऐसा माना जाता है कि ये निम्न वर्ग के साथ होता रहा है। लेकिन अभी जो समाज है वो बदल गया है, सभी पढ़े लिखे हो गए हैं, तो अब ऐसी बातें मतलब बहुत कम देखने में मिलती है। ऐसा काम वही करते हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं या मतलब जो नैतिकता से काम नहीं लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं विभिन्न वर्गों के नागरिक और धार्मिक निर्योग्यता और विशेषाधिकार की। प्रत्येक जाति अनुष्ठान के रूप में अन्य की तुलना में अधिक शुद्ध और अशुद्ध मानी जाती है। शुद्धता और अशुद्धता की विचारधारा विभिन्न जातियों के बीच संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित करती है। श्रेष्ठ जातियां द्वारा अपनी औपचारिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए कई वर्जनाएं प्रचलित है। जैसे अनुष्ठान को अशुद्ध माना जाने वाली जातियों को कई गुना विकलांग बना दिया है। उदाहरण के लिए उन्हें सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक कुओं का उपयोग करने, हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने से मना किया जाता है। कुछ जातियों की छाया प्रदूषणकारी मानी जाती है, जैसे कि तमिलनाडु में सारनस या ताड़ी निकालने वाली जाति को पहले के समय में ब्राह्मण से अपनी दूरी को 24 कदम तक सीमित करना पड़ता था। यानी कि जो ताड़ी निकालता था उसको अगर कोई ब्राह्मण है तो उससे 24 कदम के फैसले पर रहना पड़ता था। और ये सब रीति रिवाजें मतलब पहले चलती थी। विवाह पर प्रतिबंध, जैसे कि आपको पता है कि अंतर्विवाही या किसी एक जाति या उपजाति के भीतर विवाह जाति व्यवस्था के एक अनिवार्य विशेषता है। आमतौर पर लोग अपनी जाति या उपजाति में विवाह करते हैं, हालांकि ये अपवाद भी थे। भारत के कुछ क्षेत्रों में उच्च जाति के पुरुष निम्न जाति की महिलाओं से शादी कर सकते थे, लेकिन निम्न जाति के लोग उच्च जाति की महिलाओं से शादी नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम बात करते हैं व्यवसाय की अप्रतिबंधित पसंद का अभाव। और विवाह पर प्रतिबंध के जो बिंदु है, इस पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा। आज भारत सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि आप किसी भी जाति में शादी कर सकते हैं। ये निम्न उच्च वाला जो भेदभाव था वो सरकार ने खत्म कर दिया है। व्यवसाय की अप्रतिबंधित पसंद का अभाव, अगर परंपरागत रूप से प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी है तो जो उसके द्वारा अनुष्ठान किए जाते हैं उनकी शुद्धता और उनके संबंधित व्यवसाय की शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पर उन्हें उच्च या निम्न स्थान दिया गया है। ऊपर के पद पर बैठे ब्राह्मणों को पवित्र ज्ञान प्राप्त करने और सिखाने का कर्तव्य निर्धारित किया गया था। जैसा कि आज आप देखते हैं समाज में ब्राह्मण भी क्षत्रिय का काम कर रहा है। मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी पहले समय में, उस समय में आप देख रहे होंगे कि जो मतलब शिक्षा का काम करता था वो शिक्षक यानी कि ब्राह्मण कहलाता था, जो क्षत्रिय प्रतिरक्षा का काम करता था वो क्षत्रिय कहलाता था। इसी तरह से मतलब वर्णों के आधार पर थे, काम के आधार पर। लेकिन आज ये जो जाति है वो वंशानुगत हो गई है। वंशानुगत होने का मतलब कि जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ वो ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे वो काम कोई भी करे, चाहे वो सेना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, जैसे कि सेना में वो कार्य करे या फिर वो खेत में कुदाल चलाए, वो ब्राह्मण ही रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें जो जाति को समझने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण की, तो जैसा कि आपने पता ही है कि कास्ट इन इंडिया एक पुस्तक है, इसमें हार्टन ने माना है कि जाति व्यवस्था की केंद्रीय विशेषता है। इस तथ्य के आसपास विभिन्न प्रतिबंध और वर्जनाएं निर्मित है। मैंने आपको जो इसमें छुआछूत के बारे में ऊपर बता दिया है, इसमें आप लिख सकते हैं कि श्रेणीगत किया हुआ है जातियों में, संस्कारों के नियम वैक धर्मनिरपेक्ष पदानुक्रम में खड़ी है। और इसके बाद आप का जो नेक्स्ट इसमें हमारा बिंदु रहेगा जाति के अंदर, वो रहेगा कि जो जातियां है और वर्ग है वो किस प्रकार से विभिन्न रूप में भारत में देखने को मिलते हैं। भारत समाज में जाति और वर्ग सामाजिक सत्रीकरण के दो विभिन्न रूपों के रूप में अक्सर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते पाए गए हैं। जो योगेंद्र सिंह थे उसने 1997 में उल्लेख किया है कि भारत में अक्सर वर्ग जाति परस्पर व्यापक होता है, जबकि जाति को एक वंशानुगत समूह के रूप में माना जाता है। एक सामाजिक वर्ग उन लोगों की श्रेणी है जो अपने समुदाय या समाज या अन्य वर्गों के संबंध में समान सामाजिक आर्थिक स्थिति साझा करते हैं। आंद्रे बतई ने दक्षिण भारत में श्रीपुरम में जाति और वर्ग के अपने अध्ययन के आधार पर पाया कि जाति और वर्ग के बीच एक गतिशील संबंध रहा है। पारंपरिक प्रणाली में जाति और वर्ग के बीच अधिक से अधिक समानता थी, लेकिन वर्ग व्यवस्था धीरे धीरे जातिगत संरचना से अलग हो रही है। जाति की संरचना में किसी भी स्थिति
अलग अलग हो सकती है। हालांकि जाति वर्ग की शक्ति संरचना के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। संपत्ति के जहाज में स्वामित्व के संदर्भ में परिलक्षित होता है, जैसे कि भूमि और राजनीति और समाज में आर्थिक स्थिति। मतलब वर्ग की अगर हम बात करें तो ऐसा मान सकते हो आप कि एक आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, तो वो एक उच्च वर्ग में चला गया, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो शूद्र में किसी भी जात का हो, चाहे वो कोई भी जात का हो। अगर कोई ब्राह्मण है और वो कोई मतलब उसके पास जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर है, तो वो निम्न वर्ग में हो गया। तो मतलब आज जाति से ऊपर एक वर्ग का ट्रेंड चला हुआ है कि ये हायर मतलब लोअर क्लास है, ये हायर क्लास है, ये वर्गीकरण हो गया है। जजमानी प्रणाली के बारे में मैंने बताया था आपको कि विभिन्न जातियों ने वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और विनिमय में एक दूसरे के साथ कैसे अंत्यक्रिया करती है, कैसे मतलब किसान से किसान जो है वो अनाज के बदले कैसे लोगों से अपने जो डेली यूज़ में प्रयोग करने वाली चीज़ें हैं वो कैसे खरीदता है, बढ़ई नाई और जो लोहार कुम्हार सोनार कैसे मतलब अपनी जो दिनचर्या चलाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जाति व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन और निरंतरता। परिभाषा के अनुसार जाति व्यवस्था को स्त्रीकरण की कठोर और बंद प्रणाली के रूप में देखा जाता है। जाति व्यवस्था एक बंद प्रणाली है, जैसे कि मतलब जाति आप किस जाति में पैदा हुए हो, ये एक सत्रीकरण और सत्रीकरण की ओर इशारा करती है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि एक जाति की परिस्थिति से दूसरी जाति की ओर कोई आंदोलन या गतिशीलता नहीं है। सामाजिक गतिशीलता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह आगे या नीचे की ओर बढ़ते हैं अथवा सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक पदानुक्रम में परिवर्तित होते हैं। वास्तव में सामाजिक गतिशीलता जाति व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जाति व्यवस्था एक गतिशील वास्तविकता है जिसमें इसकी संरचना और कार्य के संदर्भ में लचीलापन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो संस्कृतिकरण की अवधारणा, जो मूल रूप से सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है और जिसे M.N. श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था की गतिशील प्रगति का वर्णन करने के लिए विकसित किया था। अपने पथपरथक अध्ययन पूर्व के बीच धर्म और समाज में M.N. श्रीनिवास ने स्थानीय निचली जातियों द्वारा ब्राह्मणों के सांस्कृतिक अनुकरण के संदर्भ में जातिगत गतिशीलता को समझाया है। बाकी इसमें सब वही है, जो निचली जातियाँ है उचली जातियाँ है उसमें क्या क्या फ़र्क है वो सब आपको मैंने पहले ही बता दिया है। और इसी तरह से जो हमारा आज जो जाति का टॉपिक था उसमें मेन बिंदु याद रखिए जाति में, जैसे कि जाति एक तो वंशानुगत है, वंशानुगत कैसे है, फिर जाति में हम अंतर्विवाह की जो प्रथा है, फिर जाति के अपने मतलब देवी देवता है, फिर उनके लिए क्या क्या प्रतिबंध है, फिर कैसे मतलब कि उच्च जातियाँ निम्न जातियों से भिन्न है, फिर जाति और राजनीति के बारे में पढ़ेंगे हम। आपको पता ही है कि जाति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है राजनीति के अंदर। जैसे कि देखा होगा आपने कि कोई गांव है जो ब्राह्मण का मतलब बहुल है, ब्राह्मण बहुल है, वहाँ पर जो सीट होगी वो ब्राह्मण बहुल का ही जो बंदा रहेगा वो उस चीज़ को अचीव कर पाएगा। इसी तरह से आप अपने सरल भाषा में इसको समझ सकते हैं कि जाति राजनीति के बीच संबंधों की जांच जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि जो हमारे राजनीतिज्ञ रहते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर किस जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उनके जो है वो मत आपस में मिलते हैं। अगर मान लो कोई ब्राह्मण है और उसके गांव में सभी लोग ब्राह्मण हैं और बाकी जो जातियाँ है वो 10, 15, 20 या 50 घर है, तो वहाँ पर जो जीत होगी वो ब्राह्मण कैंडिडेट की होगी। तो यह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जातिगत भेदभाव को रोकने के उपाय, जैसा कि आपने पता ही है कि सामाजिक सुधार आंदोलन ने सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों और वर्गों की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको यह भी पता है कि तो हमारे जो संविधान में है किसी भी प्रकार की भेदभाव की अनुमति नहीं है, आप भेदभाव नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें अस्पृश्यता की, तो इसके लिए भी मतलब जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें प्रावधान है। जैसे कि बात करें तो
इस मतलब जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के सुधार के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किए हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। मौलिक मानव अधिकारों की संवैधानिक रूप से गारंटी दी है। 1950 में ऐसी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनजाति अधिनियम मतलब SC एक्ट 1989 लाया गया और शैक्षिक संस्थानों में रोजगार और अन्य अवसरों में आरक्षण का प्रावधान किया गया और इसी तरह से ये काफ़ी प्रावधान किए गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनको आरक्षण भी प्रदान है, यानी कि संविधान में जो 1950 के अंदर जो आरक्षण दिया गया वो जातियों को 12 पॉइंट मतलब जो SC कास्ट थी उसको 12.5% और जो ST थे उनके लिए 5 आरक्षण दिए गए और SC के लिए 15, ST के लिए 7.5 बाद में कर दिया गया 1970 में। तो ये आरक्षण समय समय पर सरकार ने दिया है। उसके बाद जो आर्टिकल 15(4) है, यानी कि आर्टिकल जो अनुच्छेद 15 है उसका जो क्लोज 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके बारे में संदर्भित किया हुआ है। फिर जो आर्टिकल 340 है उसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए दिया गया है। फिर मतलब काफ़ी आर्टिकल्स है जो मतलब जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग है, SC ST है, उनके लिए सरकार ने काफ़ी काम किया है। तो सरकार ने मतलब सरकार जो है वो समय समय पर SC ST लोगों के लिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए योजनाएं लाती रही है जिससे कि उनका जो विकास है वो होता रहे, क्योंकि वो जब सरकार ने सभी का विकास किया तो वो उन सब चीज़ों से वंचित रह गए थे। तो सरकार ने अब ये जिम्मा उठाया है कि मतलब उनको एक अच्छा माहौल दिया जाए, उनके लिए शिक्षा अच्छी की जाए। शिक्षा में अब वो जो लोग पिछड़ गए हैं उनके पास आर्थिक सहायता तो है नहीं कोई, तो उनको आर्थिक सहायताएं प्रदान की जाए। उनके लिए मतलब जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आरक्षण दिया जाए ताकि वो वहाँ पर जा कर के पढ़ लिख करके अपने समुदाय के बारे में, अपनी जाति के बारे में सोच सके और उनका अपलिफ्टमेंट कर सके। जैसे कि आपने बताया कि कच्चा भोजन उसे कहते हैं जो पानी में पकाया जाता है। खाना पक्का खाना जो तेल में पकाया जाता है। उसके बाद पवित्रता और प्रदूषण की बात करें तो एक विचारधारा है जो एक व्यक्ति या वस्तु या रंग को पूरी तरह से शुद्ध और अनुष्ठान में शुद्ध अशुद्ध मानती है। एक की जाति के भीतर विवाह की प्रणाली के रूप में अंतर विवाह बोला गया है। द्विज मतलब आमतौर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे सवर्णों को एक उपनयन समारोह से गुजरना पड़ता था, उन्हें पवित्र धागा पहनने होता था। मतलब एक उपनयन है जो एक पवित्र धागा है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग धारण करते थे। इनका अधिकार सिर्फ इन्हीं तीनों को था, शूद्र को इनका अधिकार नहीं था। पश्चिमीकरण की अगर हम बात करें तो जीवन शैली और मूल्यों को अपनाने की प्रक्रिया है, खासकर अंग्रेजों की सहभोजिता, कमेंसिटी बोलते हैं इसको। यह एक साथ खाने की, एक साथ बैठने की क्रिया है। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। थैंक यू।